हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th का हिंदी वितान का चैप्टर 4 भारतीय कलाएं। तो यहाँ पर इस चैप्टर में हम जो भारत की प्रमुख कलाएं हैं उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। आप देख रहे हैं कि आर स्टडी क्लासेस। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर ये जो चैप्टर है आपका वो भारतीय कलाओं के बारे में है। इस पार्ट में प्रमुख जो भारतीय कलाएं हैं जैसे चित्रकला, भारतीय नृत्य कला, संगीत कला, इन सभी का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है और इस सभी भारतीय कलाओं का जो संबंध है वो हमारी परंपराओं और जो समृद्ध इतिहास है उससे होकर आता है। तो यहाँ पर वही चीज़ें हमें बताई गई हैं। अब यहाँ पर हमारा जो ये चैप्टर है वो शुरू होता है। यहाँ पर हमें बताया गया है कि जो हमारी कलाएँ हैं, जैसे हमारी अपनी बोलचाल की जो भाषा होती है, वैसे ही हमारी कलाएँ होती हैं। कलाओं की भी अपनी एक भाषा होती है, जैसे हम अपने आस-पास के परिवेश, प्रकृति या भावों और विचारों को अपनी भाषा में व्यक्त करते हैं, वैसे ही चित्रकारी, संगीत या नृत्य के माध्यम से भी हम अपने आस-पास को, प्रकृति को प्रकट कर सकते हैं। जैसे हम जो कुछ भी अपने आस-पास देखते हैं, सुनते हैं, उसे हम किसी न किसी रूप में और नए-नए तरीके से किसी के सामने कहते हैं या प्रकट करना चाहते हैं। समुद्र में उठती हुई जो गिरती हुई लहरें हैं, उनको देखकर चित्रकार उसे रंग में सजाता है। चिड़िया की चहचहाहट को गायक स्वरों में सजाता है और नर्तक मन के भावों को विभिन्न मुद्राओं में सजाता है। कभी चित्रों में, तो कभी गीतों में, कभी नृत्य में, कभी संगीत में। यह कहते सुनने की परंपरा सदियों से चली आ रही है और आज भी नए-नए तरीकों में लगातार जारी है। हमारे देश भारत में ना जाने कितने उत्सव त्योहार मनाए जाते हैं। विविधता ही हमारी पहचान है। जिस तरह अलग-अलग संस्कृतियाँ, अलग-अलग त्योहार हमारी पहचान है, वैसे ही अलग-अलग कलाएँ भी हमारी एक अनूठी पहचान है। हमारी जो कलाएँ हैं, हमारी कलाओं को त्योहारों, उत्सवों से अलग नहीं किया जा सकता। ये जो कलाएँ हैं, वो जन्मोत्सव से लेकर शादी, ब्याह, पूजा, खेती-बाड़ी से जुड़ी हुई हैं। मनुष्य के जीवन से जुड़ी होने के कारण जो भारत की विशिष्ट कलाएँ हैं, वो जो हमें विरासत से मिली हैं, उसके प्रति हमें उत्साह और विश्वास से भर देती हैं। शुरुआती दौर में सभी कलाओं का संबंध लोक या समूह से ही था। बाद में चलकर जब इसका संबंध व्यवसाय से जुड़ा, तो धीरे-धीरे कलाएँ व्यक्ति केंद्रित होती चली गई। मध्यकाल तक आते-आते साहित्य, चित्र, संगीत, नृत्य कलाएँ राजाओं और विभिन्न शासकों के संरक्षण में चली गईं। धीरे-धीरे शास्त्रीय नियमों में बंध गई। इस तरह मंदिरों और महलों में विकसित होती हुई ये जो कलाएँ हैं, वो शास्त्रीय स्वरूप ग्रहण करती हुई चली गई। शास्त्रीय संगीत, नृत्य, अभिनय कलाओं को एक शास्त्रीय कला का स्वरूप दिया। फिर भी जो लोक कलाएँ हैं, वो अपनी जड़ों से पूरी तरह से जुड़ी हुई हैं। आज की जो कलाएँ हैं, उनकी जड़ें लोक में ही हैं, चाहे चित्रकला हो, संगीत कला हो या फिर नृत्य कला हो। अब यहाँ पर हमारी सबसे पहले जो हमारी यहाँ पर कला आती है वो है चित्रकला। चित्रकला क्या है? चित्रकारी प्राचीन काल से ही हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग रही है। जब हम भाषा भी नहीं जानते थे तब भी चित्रकारी थी और यही अपनी बातों को दूसरों के सामने प्रकट करने का एक माध्यम होती थी। ऐतिहासिक समय में प्रागैतिहासिक समय में अपने जो वातावरण, रहन-सहन, भाव, विचारों को मनुष्य ने चित्रों के माध्यम से ही प्रकट किया था, उसे समझाया था। सबसे प्राचीन चित्रों के नमूने शैल चित्रों को ही माना जाता है। ये जो चट्टानें हैं, चट्टानों पर प्राकृतिक रंगों से बने हुए जो चित्र हैं, ये गुफाओं में मिलते हैं। मध्य प्रदेश में भीमबेटका की गुफाएँ शैल चित्रों के लिए मानी जाती हैं। इन चित्रों में जीवन की रोज़मर्रा की गतिविधियाँ जैसे शिकार, नृत्य, संगीत, जानवर, युद्ध, साज-सज्जा सभी कुछ दिखाई पड़ता है। एलोरा और अजंता की गुफाएँ कलाकृतियों के लिए विश्व प्रसिद्ध हैं। 4वीं से 6वीं सदी के बीच गुप्त साम्राज्य कलाओं के लिए स्वर्ण युग कहलाता है। अजंता की गुफाएँ उन्हीं दिनों खोदी गई, उनकी दीवारों पर चित्र बनाए गए। बाघ और बादामी की गुफाएँ भी इसी ज़माने की हैं। अजंता की जो गुफाएँ हैं, उनके चित्र इतने ज़्यादा आकर्षक हैं कि वो आज तक के कलाकारों पर गहरा असर डालते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो अजंता की दीवारों पर बने हुए चित्र हैं, उनको बौद्ध भिक्षुओं ने बनाया था 7वीं-8वीं सदी में। चट्टानों को काटकर एलोरा की गुफाएँ तैयार की गई थी और इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि इन्हीं के बीच कैलाश का बहुत विशाल मंदिर है। लगभग इसी समय निर्मित एलिफेंटा भी गुफाएँ भी वहाँ पर मिलती हैं। यहाँ त्रिमूर्ति की ज़बरदस्त एक मूर्ति है। हम जिसे लघु चित्र के नाम से जानते हैं, वे 2 प्रकार के होते हैं।
ठीक है? एक होता है स्थाई, जो कि कपड़ों वगैरह पर या किताबों पर, ठीक है? या लकड़ी, कागज़ पर किया जाता है। इनमें आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ की कलमकारी, पंजाब की फुलकारी, महाराष्ट्र की वर्ली इत्यादि सभी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध रहे हैं। इनमें प्रयोग होने वाले सभी सामग्री जो है वो प्राकृतिक ही होती है। अस्थायी कलाओं में कोहबर, एपण, अल्पना, रंगोली जैसी कलाएँ काफ़ी प्रचलित हैं। इन कलाओं का संबंध शादी, त्योहार और उत्सवों से है। इन्हें क्षेत्रीय भाषाओं में अलग-अलग नाम से जाना जाता है। फिर आती है हमारी जैसे मिथिला की आपकी कला हो गई, मिथिला की चित्रकारी, ठीक है? तो जो मिथिला की चित्रकारी है, उससे बनी हुई जो मधुबनी चित्रकला है, वो भी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। आज भी कलाकार अपनी इस कला को ज़िंदा रखे हुए हैं। आज के राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में भी लघु लोक कलाओं की बहुत ज़्यादा माँग है। वास्तव में उत्तराखंड में जैसे एपण कहते हैं, उसे ही राजस्थान में मंडवा, गुजरात में सतिया, महाराष्ट्र में रंगोली, बिहार में अरिपन, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में चौक-पूर्णा, दक्षिण भारत में कोलम के नाम से इसे जाना जाता है। ये सभी किसी विशेष मांगलिक अवसरों पर बनाए जाते हैं। फिर हमारा आता है संगीत कला। संगीत कला क्या है? भारत जो है, भारत का प्राचीनतम जो संगीत है, उसका वर्णन वैदिक काल में हमें मिलता है। विद्वान लगभग 5000 ईसा पूर्व के 5000 ईसा वर्ष पूर्व के समय को वैदिक काल मानते हैं और इस समय में 2 प्रकार के संगीत का उल्लेख मिलता है। एक होता है मार्गी, दूसरा होता है देसी। मौर्गी संगीत धार्मिक समारोहों से जुड़ा था और नियम और अनुशासन से बंधा था। देसी लोक से जुड़ा था। लोक रुचि के अनुसार ये जो समूह है, यह समूह में ही गाया जाता है। भारतीय संगीत सुर, ताल, राग और काल से संबद्ध है। भिन्न-भिन्न समय के अनुसार राग भी अलग-अलग हैं, जैसे ब्रह्म मुहूर्त में भैरव, मेघ राग का संबंध सुबह से, दीपक और श्री राग का संबंध दोपहर से, तो कौशिक और हिंडोला रात में गाए जाते हैं। इसी प्रकार जो हमारा एक और अ, संगीत है, जैसे भारतीय संगीत के किसी भी वस्तु से संगीत निकाल सकते हैं, ठीक है? जैसे वीणा, जल तरंग, रवाब, दो-तार, बाँसुरी सुनकर हम इस बात को बहुत ही अच्छी तरह से समझ इन सब में प्रयोग किए जाने वाली हर चीज़ जो है वो हमारे आस-पास के रोज़मर्रा में प्रयोग होती है और ये सहजता और प्रकृति से जुड़ाव भारतीय कला की विशेषता रही है। पुरानी फ़िल्मों में जो गायक-गायिका हैं वो नाक से गाना पसंद करते थे। ये मुख्य वाद्य वीणा के सुरों तक पहुँचने की कोशिश का प्रभाव है और प्रभाव था। ये उत्सव और उल्लास भरा संगीत भी धीरे-धीरे नियमों से बंधा हुआ होता था। इसका भी शास्त्र लिखा गया है। संगीत भी लोक से जुड़ा था। इसमें संस्कार गीत और ऋतु गीत भी खूब मिलते हैं। प्रत्येक वस्तु का स्वागत गीतों से किया गया है। अब यहाँ पर है जैसे हमारा उसके बाद आती है हमारी नृत्य कला। नृत्य कला क्या है? भारतीय संगीत की तरह नृत्य में भी कम बदलाव आए हैं। पहले के नर्तक और आज के नर्तक भी भारतीय नृत्य कलाओं के नियमों का पालन करते हैं, जिसका आधार है अभिनय। इसका भी मूल शास्त्र भरत मुनि का नाट्य शास्त्र ही रहा है। नाट्य शास्त्र में नृत्य और नृत्य 2 शब्द मिलते हैं, ये दोनों अभिनय के ही अलग-अलग रूप हैं। नृत्य यानी अभिनय, इसमें शब्द और भंगिमा महत्वपूर्ण है, नृत्य में भाव और भंगिमा महत्वपूर्ण है। भारत लोक नृत्यों से समृद्ध रहा है। हर राज्य के अलग-अलग समुदायों की अपनी नृत्य कलाएँ रही हैं, जो हमारे रोज़मर्रा के जीवन से जुड़ी होती हैं। जीवन में जितने अनुष्ठान हैं, उन सब से नृत्य कलाओं का भी संबंध है। खेती से जुड़े हुए जो समुदाय हैं, उनके जीवन में ऋतुओं का बदलना, फसलों की बुआई, कटाई सभी महत्वपूर्ण घटनाएँ हैं, ठीक है? ऋतुओं का बदलना उनके पाँव को चंचल कर देता है और वर्षा होती है तो उनके जो पाँव हैं वो थिरक उठते हैं। भारत के हर राज्य में यही भाव मिलते हैं, कश्मीर से दार्जिलिंग तथा समूचे हिमाचल क्षेत्र में एक ओर शास्त्रों और युद्धों को नृत्य कला शालीनता से प्रस्तुत करते हैं, तो दूसरी ओर गेहूँ की फसल बोने को भी एक उत्सव बना देते हैं। सभी लोक नृत्यों में एक गोलाई में नृत्यक हाथ में हाथ मिलाए तरह-तरह के करतब दिखाते हैं। पंजाब की महिलाएँ गिद्धा करती हैं, राजस्थानी महिलाएँ अपनी ओढ़नी से चेहरे को ढँककर घूमर करती हैं। गुजरात में डंडियों के सहारे स्त्रियाँ गरबा नृत्य करती हैं। पुरुष भी डांडिया रास करते हैं, जो गरबा का ही एक और ऊर्जा भरा रूप है। महाराष्ट्र के मछली पालन से जुड़े समुदाय हाथों में हाथ डालकर एक-दूसरे के कंधे पर चढ़कर एक पिरामिड बना लेते हैं। महाराष्ट्र का लावनी नृत्य अपनी अद्भुत ऐन्द्रिक आकर्षण के लिए प्रसिद्ध है।
मैसूर में डोडवा कबीले के लोग जो हैं वो बालाकल नृत्य करते हैं, ठीक है? इस प्रकार से बहुत सारे हमारे यहाँ नृत्य होते हैं। इसमें रंगीन वेशभूषा के साथ-साथ हाथ में तलवारें होती हैं। उसके बाद हम देखें तो केरल में जो कुरुवांजी नृत्य है, केरल में कुरुवांजी नृत्य है, को भरतनाट्यम का एक प्रेरणा स्रोत माना जाता है। गुजरात का टिप्पणी नृत्य भी समूह के साथ होता है। ये फसल की कटाई के बाद खलिहान में किया जाता है। अलग-अलग राज्यों के ये नृत्य भिन्न-भिन्न नामों से जाने जाते हैं, पर इनमें एक समानता भी है। ये सभी नृत्य समूह में होते हैं, सभी का संबंध प्रकृति और जीवन से है, सभी में स्त्री-पुरुष का एक साथ मिलकर नाचते हैं और नृत्यों का संबंध विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों से भी है, पर यह किसी एक धर्म में नहीं बल्कि लगभग सभी धर्मों में दिखाई देता है। भारतीय नृत्य में सभी अंगों की गति, लय महत्वपूर्ण है। भारतीय नर्तकों को आँख, भौहों या फिर नासिका के माध्यम से ही खुशी, दुःख, क्रोध, विभत्स आदि भावों को अभिव्यक्त करने में महारत हासिल होती है। इन्हीं भाव-भंगिमाओं के ज़रिए महाभारत और रामायण जैसी जो कथाएँ हैं, कथाओं तक को कह देने की परंपरा नृत्य कला में मिलती है। भारतीय नृत्य का जो सबसे ज़्यादा आकर्षक रूप है, वो हाथों की विभिन्न मुद्राएँ हैं। इनके माध्यम से मनुष्य के जो भाव हैं, उनसे लेकर जानवरों के भावों तक को दिखाया जा सकता है। इन शास्त्रीय नृत्यों में मुख्य रूप से केरल का कथकली, मोहिनीअट्टम, उत्तर प्रदेश का कुचिपुड़ी, उड़ीसा का ओडिसी, मणिपुर का मणिपुरी, कर्नाटक और तमिलनाडु का भरतनाट्यम मौजूद है। इन सभी का संबंध किसी न किसी राज्य और उनकी परंपराओं से है, चूँकि इस नृत्य को सीखने के लिए बहुत साधना की ज़रूरत थी, इसलिए ज़्यादातर व्यावसायिक ही सीखते थे। आज के मंचों या फ़िल्मों में जो संगीत या नृत्य मिलता है, उनमें दोनों का मिला-जुला रूप अधिक दिखाई दे पड़ता है। इनका संबंध भारत की प्रेम भावना के साथ-साथ भारतीय संस्कृति में निहित वसुदैव कुटुंबकम की भावना से भी आवश्यक होता है और यही कारण है कि हमारे भारत की जो कलाएँ हैं, उनमें श्रद्धा रखने वाला आज पूरा विश्व है।